नमस्कार दोस्तों, आज हम आरुषि तलवार के केस को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की, राजेश के घर की सीढ़ियों से हमें खून के धब्बे मिले थे और इसी वजह से अब पुलिस वहां जांच करने पहुंच जाती है। पुलिस राजेश के घर के टेरेस पर जाती है और उन्हें खून के बहुत सारे धब्बे दिखते हैं। उन्हें टेरेस पर एक और डेड बॉडी मिलती है। वहाँ पर जो इंस्पेक्टर मौजूद थे, इंस्पेक्टर गौतम, उन्होंने राजेश के भाई दानिश को उस बॉडी को चेक करने के लिए कहा। उस बॉडी को टेरेस पर पड़े 2 दिन हो गए थे और वो बॉडी कई जगहों से सड़ भी चुकी थी और उसे बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। उस बॉडी को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल था। राजेश और नुपुर हरिद्वार के लिए निकल गए थे। पुलिस ऑफिसर और दानिश ने उन्हें कॉल कर जल्दी से जल्दी यहाँ आने के लिए कहा और वो दोनों वापस आ गए। उन्हें टेरेस पर जाने के लिए कहा गया तो नुपुर ने कहा कि मैं अपनी बेटी की अस्थियां लेकर इस घर में वापस नहीं जाना चाहती। तो टेरेस पर सिर्फ राजेश ही गया, लेकिन बॉडी देखकर उसने कोई बयान नहीं दिया क्योंकि वो बॉडी पूरी तरह सड़ चुकी थी। उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल था। कुछ देर बाद हेमराज के दोस्त ने ये पक्का किया कि ये बॉडी हेमराज की ही है। ये बात पुलिस को थोड़ी अजीब लगी कि इतने सालों से किसी के घर में अगर कोई सर्वेंट काम कर रहा है तो मालिक को तो उसे पहचान जाना चाहिए। लेकिन राजेश ने कहा कि मुझे नहीं पता ये किसकी बॉडी है। हेमराज की बॉडी का जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसकी भी मौत आरुषि की तरह ही हुई है, सेम टाइम और सेम औजार से। अब ये कहानी एकदम पलट गई थी। पुलिस किस पर शक करे ये खुद पुलिस को भी नहीं पता था। तभी पुलिस ने एक विष्णु शर्मा नामक व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की जो कि तलवार्स के घर में 10 साल तक सर्वेंट का काम करता था। विष्णु शर्मा भी नेपाल से ही था। एक दिन विष्णु को कोई जरूरी काम आया था तो उसे अपनी जगह हेमराज को तलवार्स के घर पर कुछ दिनों के लिए काम पर रखने के लिए बोला गया और जब वो कुछ दिनों बाद वापस आया तो राजेश ने उसे काम पर रखने से इनकार कर दिया और कहा कि अब हम हेमराज को ही काम पर रखेंगे। पुलिस का शक विष्णु पर ही जा रहा था कि उसने गुस्से में ये काम किया होगा, उसको नौकरी से निकालने के कारण। लेकिन विष्णु शर्मा भी नहीं मिल रहा था। अब पुलिस के शक के घेरे में तलवार्स ही थे। सबसे बड़ा शक इस वक्त राजेश तलवार पर जा रहा था। उनका मानना ये था कि राजेश का अफेयर उनके ही क्लिनिक में किसी लड़की के साथ चल रहा था और इसकी खबर आरुषि को लग गई थी। आरुषि ने ये बात सिर्फ हेमराज को बताई थी और इसीलिए पुलिस ने अब राजेश को गिरफ्तार कर लिया था। आरुषि और नुपुर राजेश का जो कमरा था वो एकदम आमने सामने था। तो अगर आपके सामने वाले कमरे में कोई मर्डर हो तो उसकी आवाज आपको नहीं आएगी। जब ये सवाल तलवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम 12 बजे के बाद बहुत ही गहरी नींद में सो गए थे और हमारे रूम में जो एसी है वो कई साल पुराना है जो बहुत आवाज करता है। उस एसी की आवाज में हमें बाहर की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। तो इंस्पेक्टर ने ये एक्सपेरिमेंट भी करने का सोचा। उन्होंने अंदर एसी चलाया और बाहर से कुछ आवाज की जो कि उनको अंदर नहीं आई, जिससे ये पता चलता है कि राजेश और नुपुर की बात सच थी। इन सब में एक और व्यक्ति का नाम सामने आता है, कृष्णा। वो राजेश के क्लिनिक में ही काम करता था और 13 मई को डॉक्टर राजेश ने कृष्णा को सभी के सामने क्लिनिक में डांटा था। पुलिस से इस केस में कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा था तो ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने सोचा कि कृष्णा को अपनी ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई। ये इंसल्ट उसने अपने दिल पर ले ली। उसके बाद ये बड़ा कदम उठाया। फिर सीबीआई ने कृष्णा को भी कस्टडी में ले लिया और लाई डिटेक्टर से उसे चेक किया गया, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा खास नहीं मिला। उसके बाद सीबीआई के अनुसार जब हेमराज का कमरा चेक किया गया तो वहाँ पर पता चला कि हेमराज के कमरे में सिर्फ वही नहीं 2 लोग और मौजूद थे। सीबीआई ने ये बयान दिया कि उस वक्त उस कमरे में हेमराज, उसका दोस्त राजकुमार और साथ ही कृष्णा जो कि राजेश के क्लिनिक में काम करता है। राजकुमार हेमराज का दोस्त था और वो भी किसी के घर में सर्वेंट ही था। सीबीआई के मुताबिक उन्होंने जो टेबल पर वाइन की बोतल रखी हुई थी उसे कमरे में बैठकर पिया होगा और फिर आरुषि के कमरे में जाकर उससे जबरदस्ती की होगी और जब आरुषि चीखने लगी कृष्णा ने आरुषि की हत्या कर दी। और जब ये सब हेमराज ने देखा तो वो तीनों ऊपर छत पर भाग गए बात करने के लिए और जब हेमराज इन दोनों की बातों में नहीं आया उन दोनों ने हेमराज की भी वहीं पर हत्या कर दी। ये जो स्टोरी थी ये भी पॉसिबल थी, लेकिन सीबीआई के पास इस स्टोरी का भी कोई प्रूफ नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई को कृष्णा के घर से एक पिलो कवर मिला
जिस पर खून के धब्बे थे और एक खुखरी भी मिली। इसके बाद पुलिस ने कृष्णा और राजकुमार को 90 दिनों के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया था। और उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर सामने आई कि जो पिलो कवर कृष्णा के घर से मिला, जिस पर खून लगा हुआ था, वो किसी और का नहीं बल्कि हेमराज का ही खून था। फाइनली इस केस में सीबीआई को अब बड़ा सबूत कृष्णा के खिलाफ मिल गया था और इससे साफ जाहिर हो रहा था कि कृष्णा ने ही हेमराज को मारा है। जो शुरुआत से सारे एविडेंस थे वो सब एक ही जगह पर भेजे जा रहे थे। एक ही फोरेंसिक लैब में सब चेक हो रहा था, पर फोरेंसिक लैब वालों से एक गलती हो जाती है। शुरुआत में हेमराज के कमरे से कुछ प्रिंट्स लिए जाते हैं। वो प्रिंट्स और पिलो कवर की चेकिंग में कुछ गलती हो जाती है, जिसकी वजह से नहीं पता लग पाता कि पिलो कवर पर खून हेमराज का ही है या नहीं। अब ये गलती थी या करप्शन, ये नहीं पता चल पाता। अब पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था। हर दिन फिर यही लगता था कि आजकल में ये केस सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा था। इसी दौरान ये केस एक बार फिर से सीबीआई की सेकंड यूनिट को सौंप दिया गया। ये केस अब कोर्ट में चल रहा था, जहां पर राजेश और नुपुर भी थे। उन्हें पता चलता है कि कृष्णा के घर से खून वाले पिलो कवर्स मिले हैं, जिससे हेमराज के डीएनए मैच हो रहे थे। इसके बाद राजेश का भाई दानिश बहुत ही गुस्से में बोलता है कि तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हो। आखिर में सारा शक नुपुर और राजेश पर ही जा रहा था। उनका कहना ये था कि दोनों पेरेंट्स ने अरुषि और हेमराज के मोबाइल घर से गायब कर दिए और साथ में ही राजेश सारा सबूत मिटाने के लिए बहुत जल्दी में था। और इसके बाद राजेश और नुपुर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको लाइफ टाइम जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन फिर राजेश और नुपुर ने कोर्ट में अपील की और लगभग 4 साल बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। दूसरी तरफ कृष्णा और राजकुमार को जेल से छूटने के बाद कहीं भी जॉब नहीं मिली और इसी कारण ये केस अभी तक अनसॉल्व्ड है। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।